साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी ने अभी तक सीटेट के पेपर का एनालिसिस अगर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और ये सीडीपी का पार्ट 2 है और जो आने वाले समय में भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग इस जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको शॉर्ट आंसर्स के तौर पे हम लोग जानेंगे। बाकी डिटेल में वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेगा, मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ उस वीडियो को आप लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर का क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर का एनालिसिस करेंगे। आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा और ये सीडीपी का पार्ट 2 है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सीधी आंसर पे हम लोग बात करेंगे, बाकी डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर लीजिए इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो समालोचनात्मक और रचनात्मक यानी कि क्रिटिकल टाइप का आपका मेंटल जो है ना वो क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंग्लिश में क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो कौन सा चीज़ होगा जिसमें बच्चा अपने आप को सोच सके। तो पानी से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ये बहुत ही अच्छा, इसमें आंसर का ये ऑप्शन बहुत ही सही है, तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब में उतना डिटेलिंग नहीं किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो प्रमाण की क्या भूमिका होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल सही हमको लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, ठीक है। समावेशी जो शिक्षा होता है उसमें क्या शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन के साथ आप लोग देखेंगे तो चौथा ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणामस्वरूप पाठ्यचर्या का लचीलापन। तो ये हमको सही आंसर लग रहा है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, चौथा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आप जब ऑप्शन को पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप लग जाएगा कि बाकी ऑप्शन जो है वो इस ऑप्शन से अलग है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं एलिमिनेटर मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे व लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। अब देखिए आप एक चीज़ को समझिएगा, इस जब भी कथन और रीजन वाला क्वेश्चन रहेगा उसको थोड़ा बारीकी से और थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें ये पहला जो कह रहा है असर्शन जो है यानी कि अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो हम इसका रीजन पढ़ेंगे, रीजन में क्या दिया हुआ है कि खोज में मतलब खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं असर्शन और रीजन दोनों अलग अलग है। तो यानी कि वो उसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका मतलब दूसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही है और ये भी सही है, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथा नंबर यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन है और 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। तो आप इस बात को अगर समझेंगे, क्वेश्चन को अगर बारीकी से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे तो देख सकते हैं समझ की अग्रवर्ती गहनता यानी कि एडवांस डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। सीखने की तेज गति, तो ये भी सही बात है, ठीक है। उसके बाद इसका सी और डी देखते हैं। समझ के लिए दूसरों से अधिक निर्भरता, तो ये बिल्कुल नहीं, कंपेयर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास की गति मतलब विकास की तेजी गति, ये भी गलत है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी यानी कि पहला और दूसरा यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाध्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप इस जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली इसमें आंसर दिखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि श्रवण बाध्यता की बात की जा रही है। तो आप जब भी श्रवण बाध्यता की बात करेगा तो आप क्या समझेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन है, श्रवण बाध्यता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये क्या करता है, प्रभावी ढंग से बच्चों के संवाद करने में जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डिटेलिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको आने वाले समय में मतलब प्योरली डिटेलिंग में आपको इसका वीडियो मिलेगा और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का एनालिसिस भी मिलेगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में मिलता रहे इस तरीके का वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे समावेशी के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाओं में डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। तो इसमें
आपको जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि एकोमोडेशन। निश्चित सी बात है, किसी भी पाठचर्या को सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन अलग चीज़ हो गया, एकोमोडेशन अलग चीज़ हो गया, उसके लिए भी आपको हम बताएंगे आने वाले समय में। तो इसको अभी आप समझिए कि इसका जो आंसर होगा वो समायोजन और संशोधन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो जब भी नहीं होगा तो उसको आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जैसे ही नहीं रहेगा तो इसमें आप देख सकते हैं कि ज्ञान व्यक्तिपरक है, तो ये तो सही है, ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, नॉलेज इज सब्जेक्टिव होता है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, बिल्कुल गलत बात है। बाहरी रूप से आप मतलब प्रेरणा नहीं दे सकते, अब उसको आंतरिक प्रेरणा होगा तो वो आसानी से चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कैच करेगा और सीख पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो वो कौन सा हो जाएगा, आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको मतलब आराम से इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि पहला जो अगर ऑप्शन को आप देखेंगे तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना पूरक, तो देखिए बाहरी मोटिवेशन हो गया, क्योंकि बाहर के चीज़ों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, शिक्षक को कर रहा है, मतलब शिक्षक को आप परियोजना दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तो ये व्यक्तिगत आनंद के लिए क्या कर रहा है कि वाद्य यंत्र को बजा रहा है। नेक्स्ट है जो डॉट से बचने के लिए पढ़ाई करना, तो ये भी डर से पढ़ रहा है, तो बिल्कुल गलत। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, तो ये भी गलत, बाहरी मोटिवेशन है, तो ये वाला दूसरा ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे अगर तो ये भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ के और इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। शिक्षकों की विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब हम इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये सही लग रहा है, पहला जो ऑप्शन होगा तो क्या हो जाएगा, पहला जो मतलब ये असर्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे तो शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक और आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसका भी ये दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है कि विशेषता मतलब एक दूसरे का विश्लेषण भी कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महारथ, जब भी क्वेश्चन रहेगा महारथ यानी कि मास्टरी लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। जब भी देखिए मास्टरी लक्ष्य जो होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, प्रदर्शन लक्ष्य जो होता है वो बाहरी मोटिवेशन होता है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके डिटेलिंग में बात करेंगे आने वाले समय में, अभी आप सिर्फ इसका आंसर अगर जानेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कि महारत लक्ष्य जो होता है अपने कौशल और कार्य की समझ को सुधारने में पर जो है ना वो केंद्रित होता है। जबकि क्या होता है कि प्रदर्शन लक्ष्य जो होता है वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको बाहरी मोटिवेशन है तो वो आपका प्रदर्शन लक्ष्य हो गया, क्योंकि आपको दिखाना है कि हमको अच्छा मतलब इसमें जैसे कोई एग्जाम जैसे कोई परीक्षा देता है तो उसमें अच्छा मार्क्स लाना, ये क्या हो गया बाहरी मोटिवेशन। लेकिन नॉलेज पाना वो क्या हो गया मास्टरी हो गया, क्योंकि आप उसमें नॉलेज गहन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि भाई बहन के रिश्तों, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिबलिंग्स रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि माता पिता और साथियों के साथ जो संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे, क्योंकि देखिए आप असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे मतलब इस पेपर को अगर देखेंगे तो आप मॉडरेट से हाई लेवल में इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर है भी नहीं और बहुत ही कठिन भी नहीं है, लेकिन आप मॉडरेट से थोड़ा हाई देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इस पेपर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो बच्चों के बीच विकासात्मक दरों की काफ़ी भिन्नता मौजूद होती है। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही बात ये कहा जा रहा है कि बच्चों के बीच जो है वो ऑब्वियसली सी बात है कि क्या होता है भिन्नता होती है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ एक्टिव मतलब अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका रीज़न है कि विकासात्मक अंतर, अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिलता मतलब अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। मतलब अगर आप देखेंगे तो असर्शन और रीज़न क्या है, दोनों आपका सही दिख रहा है और इसका जो है वो ये इसकी व्याख्या भी कर रही है। तो इसमें क्या हो गया, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो कौन से सिद्धांत को दर्शाया गया है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे इसमें अगर डिटेलिंग इसको पढ़ेंगे तो जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने की थोड़ी कठिनता आती है। तो देखिए
जब हम इस क्वेश्चन, क्योंकि जब हम भाषा बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो निश्चित सी बात है, भाषा क्या होता है, संवेदनशील काल है। तो अगर आप भाषा को नहीं सिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे में भाषा मतलब बोलने की जो है ना वो शैली जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और वो अच्छे से नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 15वां नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे कि वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहा है, यानी कि बच्चा जो है वो जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, यानी कि डिसलेक्सिया उसे है, ठीक है। अगर डिसलेक्सिया की अगर हम बात करेंगे तो आप इस चैनल पे, इस टॉपिक पे पढ़ाई भी हो चुका है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रणालीगत जो है वो ध्वन्यता शिक्षण के माध्यम से, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसका सही आंसर चौथा। थ्रू सिस्टम, मतलब इसका क्या हो जाएगा, थ्रू सिस्टम, ठीक है, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, अब देखिए मतलब इसमें जो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अगर आपको हिंदी में नहीं समझेगा तो आप लोग क्या करिएगा, इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा और उसको समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें जो अगर हम तीसरे ऑप्शन को अगर देखेंगे, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान की जानी चाहिए, शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट ओपन है, स्टूडेंट का मतलब जो सीखने की प्रवृत्ति है वो ओपन दिखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कि 17वां क्वेश्चन क्या है कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान, मतलब वो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार की मदद कर सकता है। तो अब शिक्षक के तौर पर आपकी क्या मदद होगी, तो उसको अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन जो है वो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, तो बिल्कुल सही बात है। उसी तरह आप छोड़ दीजिए, बच्चा पे छोड़ दीजिए, बस बच्चा को आप गाइड करिए, देखिए कि वो क्या कर रहा है, उसको मंथन करने दीजिए, ठीक है, उसके लिए आप इनकरेज करिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अगर देखेंगे आप तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो कौन से चीज़ पर केंद्रित होता है, तो अगर आप देखेंगे कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है इन चीज़ों में, बाकी सब निगेटिव के रूप में जा रहा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास कैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप लेव वाइगोस्की का थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो आपको पता है कि 4 कौन सा विभिन्न अवस्था है, SP, ठीक है, DF, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो SP DF आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो चौथा नंबर अगर आप ऑप्शन देखेंगे कि बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब सार्वभौमिक पैटर्नों का क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगर हम 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की सीमा है। अब देखिए सीमा की बात कर दी है यहाँ पे, तो आप लोग जैसे ही सीमा रहेगा तो क्वेश्चन निगेटिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, अगर आप चौथा नंबर ऑप्शन देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ठीक है, तो ये इसका सीमा हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन वाला है, बहुत सारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बहुत ही अगर आराम से क्वेश्चन को बनाए होंगे, अगर आप लोग मैच करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन जो है वो सही हुआ होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, ठीक है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर, देखिए अब यहाँ पे महिला गणित प्रोफेसर की बात किया गया है और पुरुष नर्स है। तो यहाँ पे जेंडर वाइज का बात जो मतलब वो ओपन जेंडर वाइज है, यहाँ पे आपको लैंगिक पक्षपात नहीं मिल रहा है। और इसका जो रीज़न है वो आप अगर देखेंगे कि लैंगिक मतलब जो अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से ये अधिग्रहित नहीं है। बिल्कुल गलत है, ये समाज के माध्यम से ये क्या है, अधिग्रहित है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक सही है और आर गलत है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अगर आप इस पूरे जो इसका जो ऑप्शन है उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा। कौन सा है, तो आप अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रश्न तो अधिक पूछने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा अगर पूछेगा तो बच्चा का वो क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो ये सही है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं ये भी सही है, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं तो ये भी सही है। तो BCD इसका सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने
से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जेंडर भूमिकाओं, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जेंडर भूमिकाओं और बाल्यावस्था के सभी अवस्थाओं को लेकर वयस्कता में भी। ठीक है, तो इसका 24 का क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो 25वां क्वेश्चन में अगर बात करेंगे कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मान पूर्वक विचार का समर्थन करता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली आंसर समझ में आएगा कि बुद्धि क्या होता है। आप सब पढ़े होंगे कि मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, और बुद्धि का कौन दिया था थ्योरी? तो आप लोग कमेंट करिएगा कि बुद्धि का थ्योरी कौन दिया था, तो आप पता चलेगा कि आप लोग पढ़े हैं। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे आ ही गया जो हम आपको बात करने वाले थे। बुद्धि का कौन थ्योरी दिया था? 8 प्रकार के बुद्धि होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलगन ने की थी। तो आपको पता होगा कि ये पेपर 1 में भी ये वाला क्वेश्चन आपको देखा गया है। तो इसकी अगर बात करें तो लैंगिक, आप लोगों को मैंने बताया था कि जेंडर बायस पे उन्होंने बात नहीं किया है। वो जो है वो एक तरह से पुरुष प्रधान टाइप का जो उनका थ्योरी है वो है। तो आप अगर इसमें क्वेश्चन को अगर देखेंगे 27वां नंबर, तो इसका पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 28वां नंबर है और क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। ठीक है, तो इसमें मेटाकॉग्निज्म स्किल की बात की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बेस्ट होगी? तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड, देखिए ग्रेड की बात कर दी गई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अगर आप दूसरा देखेंगे कि याद करना, ये भी गलत। इसमें अगर देखेंगे कि निर्देशात्मक निर्देश, तो ये भी गलत। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। तो इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कि शिक्षकों, असर्शन पढ़ते हैं, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। तो अगर आप इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला तो आपका सही हो गया। अगर आप लोग रीजन पढ़ेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। रीजन अगर आप पढ़ेंगे तो उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरणों विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। नहीं, गैर उदाहरण भी बच्चे को क्या करते हैं? एक तरह से एग्जाम गैर, अब हम लोग अगर मान के चलिए एग्जाम में मतलब क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ाते हैं, मान के चलिए किसी स्टूडेंट को आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप गैर उदाहरण भी तो देते हैं कि बच्चे से रिलेट करके उसके सामाजिक उदाहरणों को आप लोग देते हैं। तो वो क्या होता है? बच्चे को सीखने में आसानी होती है। तो ये ऑप्शन क्या, ये वाला रीजन क्या होगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है, यानी कि आपका पहला नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत को बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, अगर विद्यार्थी कैसे अच्छे रूप से सीखेंगे, शिक्षक उनको क्या करेंगे? तो अगर बात करेंगे पहला ऑप्शन का, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि पहले अवधारणा और प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे, उसके भौतिक स्वरूप पर आएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को पता नहीं है। अच्छा, विद्यार्थी को पता नहीं है तो चर्चा करेंगे तो उसके लिए दिक्कत होगा। ठीक है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और बारीकियों पर आए, ये भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन अगर पढ़ेंगे कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें, ये बिल्कुल सही, इस दोनों सही है। लेकिन ये जो आंसर है वो बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। तो आपको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर सीटेट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आप लोग को के लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।